आप सभी फ्यूचर लेक्चरर्स को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस, स्टार्ट करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। और जो जनरल साइंस अपन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर अपना पहला टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा टिश्यू, हिंदी में बात करें तो ऊतक। देखो अपन कहाँ पर क्या अपन पढ़ने वाले हैं, 9th और 10th का जो सिलेबस होगा वही अपने हैं जनरल साइंस के अंदर और वही अपन पढ़ेंगे। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कभी आपने टच ही नहीं करी है साइंस को। 9th 10th में आप सब पढ़ कर आए हो, जिनके सब्जेक्ट साइंस है या नहीं है, सब्जेक्ट जिनके साइंस है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनके नहीं है वो 9th 10th के अंदर तो आपने साइंस पढ़ी है, लेकिन मैं यही मान के चलूंगा कि आपने नहीं पढ़ी है। तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है साइंस और अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। और कुछ भी डाउट होता है आपको अगर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां पे आप मेरे को पूछ सकते हो। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर कोई दिक्कत हो कि भाई आप ज्यादा अंग्रेजी लिख रहे हो, उसको थोड़ा हिंदी में ऐसे लिखो कि हाँ इसके उत्तक, यह उत्तक कहलाता है, ऐसे आपको पूरी परिभाषा चाहिए आपको हिंदी में, तो फिर वो उसकी भी अपन कोशिश करेंगे। बाकी इतना टाइम नहीं है कि अपने वैसे अपन एक एक लाइन अपने परिभाषा लिखे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिखना है, आपको आपके जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपको वो करने हैं, ठीक है, आपको टिक लगाने, ना कि आपको लिखना नहीं है। तो टिक लगाने जितना आपको आ जाए उतना आपको साइंस आपको चाहिए, आपका पेपर, आपके क्वेश्चन जितना आए वो आपके बन जाए, तो आपको क्या ही, आपको नॉलेज लेकर क्या ही करना ज्यादा। तो अपन बात करेंगे टिश्यू की। तो टिश्यू को समझने से पहले आपको सेल समझनी पड़ेगी। सेल क्या होती है भैया, ये टिश्यू समझने से पहले सेल समझने के लिए आ गए आप, लेकिन सेल होती क्या है, नया वर्ड लेकर आ गए आप। तो ये सेल बोलते हैं कोशिका को, ठीक है। अब विज्ञान नहीं पढ़ी आपने 9वीं 10वीं में, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कोशिका क्या होती है। तो आप इसको ऐसे समझो कि अपना जो शरीर है ना, अपना जो शरीर है, इसकी सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका। मतलब एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है और बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी, ये एक कोशिका है। इसके जैसी और कोशिका, इसके जैसी और कोशिका इसके पास आई, और ये बहुत सारी जो कोशिका मिलकर इन्होंने क्या बना लिए, एक टिश्यू बना लिया, ठीक है। और बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो सारे टिश्यू इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या बना लिया, एक अंग बना लिया। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। इसको इंग्लिश में लेके चलें तो सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक या फिर दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। आई कुछ पल्ले पड़ी बात है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। देखो एक पहली क्लास है, ठीक है, आप सारे स्कूल लेक्चरर बनोगे तो आपको स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं। पहली क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, तो उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक सेम एज ग्रुप के पढ़ते हैं, मतलब उनकी उम्र लगभग सेम ही होती है, ठीक है। तो उसमें एक बच्चा है कोई भी, ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, मान लो गोल्डी है, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम गोल्डी मान लो, तो वो गोल्डी है ना, वो क्या है, सेल है, ठीक है, वो अकेला क्या है, सेल है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बच्चे हैं, उसमें रामू भी है, उसमें कालू भी है, और भी जो बच्चे हैं ना, वो सारे मिलकर एक क्लास बनाते हैं पूरी, और वो क्लास क्या है, वो टिश्यू हो गई, ठीक है। अकेला गोल्डी क्या था, सेल था, ठीक है, कोशिका था। अकेला रामू क्या था, सेल था, कोशिका था, ठीक है। अकेला कालू क्या था, सेल था, कोशिका था। लेकिन वो सारे मिलकर एक क्लास के अंदर बैठे हैं, तो वो पूरी कक्षा क्या हो गई, उसको मान लो आप वो टिश्यू है, ठीक है। अब 5वीं तक की कक्षा है, एक पहली दूसरी तीसरी पांचवी, ठीक है, चौथी पांचवी, तो ये 5 तक की कक्षा है, इसको क्या बोलते हैं आप, प्राइमरी स्कूल के अंदर आते हैं ना ये। तो प्राइमरी स्कूल ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। नहीं समझ आया, देखो वापस देख लो। अकेला जो गोल्डी है, ठीक है, गोल्डी है, रामू है, अकेले अगर है ना ये, तो ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। अब ये सारे मिलकर एक क्लास में बैठे हैं, तो वो क्लास क्या हो गई, वो टिश्यू हो गई, क्योंकि बहुत सारी कोशिका मिल गई ना। एक गोल्डी भी एक कोशिका है, और आपकी रामू भी एक कोशिका है, कालू भी एक कोशिका है। तो वो सारे जो कोशिका मिलकर क्या बन गई, एक कक्षा में बैठे हैं, और वो कक्षा क्या हो गई, टिश्यू हो गई, ऊतक हो गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, वो भी एक ऊतक है, वो भी एक टिश्यू है। दूसरी क्लास है वो भी एक ऊतक है,
ठीक है। तीसरी क्लास है वो भी एक उत्तक है, चौथी क्लास है वो भी एक उत्तक है, और पांचवी क्लास है वो भी एक उत्तक है। तो इतने सारे उत्तक मिल गए, तो ये पहली से लेकर पांचवी तक की जो कक्षा जिस स्कूल में चलती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी विंग होती है, प्राइमरी स्कूल जो होती है, तो उस प्राइमरी स्कूल के अंदर वो प्राइमरी स्कूल क्या होगी पूरी, क्योंकि बहुत सारे उत्तक मिल गए, तो वो प्राइमरी स्कूल क्या होगी, ऑर्गन हो गया, अंग बोल देंगे उसको। समझ आया बात है। अब जो प्राइमरी स्कूल पांचवी तक बोलते हैं, फिर आठवीं तक वाली आ गई, और फिर वो सेकेंडरी, और फिर सीनियर सेकेंडरी। तो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी, तो ये आ गई, ये सारे मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। आई समझ बात है। तो ऐसे चलता है। तो देखो टिश्यू क्या लिख रखा है यहाँ पर, टिश्यू को बोलते क्या है, उत्तक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ आ गया होगा आपको। सेल को बोलते हैं कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ना, सेम एज ग्रुप वाले बच्चे, मैंने आपको भाई भी बताया कि पहली क्लास के अंदर एक ही उम्र वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ना एक 60 साल का आदमी भी पहली क्लास के अंदर बैठ रहा है, होता है लेकिन ऐसे जनरली नहीं होता ना। तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर है। और ग्रुप ऑफ सेल्स, वो जो सेल्स, वो कोशिका जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी बनावट एक जैसी है, वो साथ में मिलकर, उनका समूह है, जब वो साथ में मिल जाएंगी तो क्या बनाती हैं, एक उत्तक बनाती हैं। आई बात पल्ले पड़ी। देखो स्टार्टिंग से समझा रहा हूं आपको मतलब मैं आपकी यही मान के चल रहा हूं, आपको साइंस बिल्कुल नहीं आ रही, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जिनको थोड़ी बहुत आती है उनको थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है कि यार क्या एक ही एक बात रिपीट कर रहा है, लेकिन जिनको नहीं आती उनको तो है ना। तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल है, तो दोनों देखने में एक जैसी हैं। ठीक है, तो एक जैसी होनी चाहिए, देखने में एक जैसी है, और इनका एक समूह बन गया, एक इनका ग्रुप बन गया, तो ये जो पूरा ये क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह है जो कि सिमिलर है, एक जैसे है स्ट्रक्चर, जिनकी जो आकृति है, जिनका जो देखने में एक जैसे है, वो उनको क्या बोलेंगे अपन, उत्तक बोलेंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर ये देखो, ये चार्ट मैंने आपको बताया, जो मैंने स्कूल का जो एग्जांपल लेकर आपको बताया वो यही है, सेल। ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ये आप जान चुके हो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था 9वीं 10वीं में, तो भी आपको पता लग गया कि सेल कोशिका होती है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ये देखो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, पूरा चार्ट बना रखा है, तो इस फ्लो के अंदर ये आपको समझना है, और आपको ये इतना याद रखना है कि आपको टिक लगाने हैं, क्वेश्चन आपको टिक लगाने हैं, जितने आपको समझ आ जाए, बस आपको इतना समझना है आपको कौन सा सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक। तो हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टिश्यू जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में उत्तक बोलते हैं। और मेरे ख्याल से जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उनके इंग्लिश भी बराबर ही, हिंदी में बराबर ही है। तो बहुत सारी जो सेल्स है वो मिलकर बनाती हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। कोशिका, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका बोलते हैं, टिश्यू को बोलते हैं उत्तक, ऑर्गन को बोलते हैं अंग, ऑर्गन सिस्टम को बोलते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र को जो बॉडी है उसको वो क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। चलो, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी, उत्तक बनाएंगी, बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। तो ये जो है ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरा फ्लो चार्ट होता है, इसी के अंदर जो बॉडी है वो पूरा डेवलप होती है। तो बहुत सारी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है ना, जो इकाई है, जो शरीर की जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। अब अपन आगे चलते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू अपन ने देख, टिश्यू आपको पता चल गया, उत्तक क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन टिश्यू के प्रकार। ठीक है, उत्तक के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ टिश्यूज की बात करेंगे। तो टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। नाम से आपको पता लग रहा होगा, इसकी हिंदी में जाने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, कि नॉर्मल भाषा में अपन ये लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ज्यादा आपको मतलब ये नहीं है कि आपको देखो पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आना है, तो जहां दिक्कत आएगी वहां इंग्लिश में देख लेना, कोई इतना नहीं है, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, उसमें अपन यूज में लेते हैं। तो प्लांट आप जानते हो, प्लांट क्या होते हैं, पौधों को प्लांट बोलते हैं, और टिश्यू को आपको पता लग गया, उत्तक बोलते हैं। तो जो पौधों में जो उत्तक होते हैं, जो पौधों के जो टिश्यू होते हैं ना, उनको बोल देंगे प्लांट टिश्यू। और जो एनिमल टिश्यू है, जो एनिमल के अंदर, एनिमल आप सबको पता है एनिमल किसको बोलते हैं,
तो जो जंतु, जो जीव जंतु है, उनके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है, जो ऊतक प्रेजेंट है, उनको बोल देंगे एनिमल टिश्यू। हिंदी में भी आप देख लो, प्लांट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू को बोलते हैं जंतु ऊतक। ठीक है, जो प्लांट के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू या फिर पादप ऊतक बोल देंगे, और जो एनिमल के अंदर जो पाए जाते हैं, जो टिश्यू पाए जाते हैं, उनको एनिमल टिश्यू, हिंदी में उनको जंतु ऊतक बोल देंगे। अब अपन बात कर लेंगे प्लांट टिश्यू की, डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्लांट टिश्यू का अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, इसको आप अभी समझ लेना तो आपके लिए आसानी रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। प्लांट टिश्यू में आप ये चार्ट समझ लोगे, ठीक है, जो पादप ऊतक है उसके अंदर आप ये चार्ट समझ लोगे तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, और इतना कोई हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है जनरल साइंस से। आपके जो बेसिक है वो आपको नहीं पता, इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, बाकी हार्ड नहीं आते वो क्वेश्चन, और वो आपकी बेसिक में क्लियर कर दूंगा। जितने पेपर में जितना जैसा आएगा ना, उतना मैं आपको बता दूंगा, बाकी नॉलेज लेकर आपको ज्यादा करना भी क्या है। तो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को देखो दो भागों में करा है। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। हिंदी में बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक। ठीक है, तो हिंदी में भी कोई ज्यादा आसान शब्द नहीं है, ये इंग्लिश वाला भी कर लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी हिंदी में आप देख सकते हो। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो पादप ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक, और जो परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। तो ये लैंग्वेज आप यूज करते हो, अपन नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं ना, परमानेंट, ठीक है, टेम्पररी, ये चीजें तो अपन यूज करते हैं, तो ये कोई हार्ड वर्ड नहीं है। परमानेंट टिश्यू तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद हो गया होगा कि टिश्यू ऊतक होता है, तो परमानेंट टिश्यू हो गया एक। तो देखो पादप ऊतक या फिर प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपन ने टिश्यू देखो, अब वापस मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है जो पादप ऊतक बोलते हैं, और एक एनिमल टिश्यू होता है। बात हो गई, यहां खत्म हो गई। अब अपन एनिमल टिश्यू को एक बार साइड में रखेंगे, सिर्फ अपन बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। ठीक है, प्लांट टिश्यू अब दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक, और जो परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो होता है तीन प्रकार का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तो ये फ्लो चार्ट आप याद कर लेना, ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, तो एक बार आप वापस रिवाइज कर लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ऊपर से गया। एपिकल मेरिस्टम को बोलते हैं हिंदी में अग्रस्थ विभज्योतक। ठीक है, हिंदी में भी कोई आसान नहीं है, इंग्लिश वाला ज्यादा मेरे को कूल लग रहा है थोड़ा सा। एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, एक है लेटरल मेरिस्टम। अभी आप ये नाम आप देख लो, ये कौन कौन से होते हैं, आपके क्या क्या इनके जो फंक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, तो अभी आप एक बार देख लो इनको। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा एक बार, लेकिन एक बार मेरे साथ आप बोलो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभज्योतिकी ऊतक है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या इनके अंदर होता है वो अपन आगे बात करेंगे, अभी आप ये सिर्फ फ्लो चार्ट आप समझ लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन बात करेंगे स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। परमानेंट जो टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब साधारण स्थायी ऊतक, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना, एक साधारण होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब जटिल, तो जटिल स्थायी ऊतक हो गया। अब सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनकी अपन बातें कर लेंगे। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, जो सिंपल स्थायी ऊतक है मतलब साधारण स्थायी ऊतक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिएगा। एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। मामा हो गया सब में, वापस देख लीजिएगा। पेरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। थोड़ा सा हार्ड है, नहीं है, मतलब आप 9th 10th में
अब याद है क्या कब कब करी थी 9 10th? आपको थोड़ा ना याद है यार कब करी थी। इतने पढ़ लिए अपन ने, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने वाले, 9 10th वाला कब अपन को याद रहेगा? समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये जो फ्लो चार्ट है ना, एक बार इसको आप, ये जो फ्लो चार्ट है इसको समझ लोगे ना आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक आपका यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बता देता हूं, जो परमानेंट टिश्यू है, जो स्थायी ऊतक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है साधारण स्थायी ऊतक और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, या एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल दो, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो साधारण स्थायी ऊतक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बहुत आसान है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सब में मामा तो सब में आ ही रहा है, कहां आपको चेंज करना है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 3 प्रकार के हो गए। अब जो स्क्लेरेन्काइमा है ना, स्क्लेरेन्काइमा है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। इसको इतना ज्यादा आप बस ये इतना याद रख लो, फाइबर और स्क्लेराइड, इसका कोई ज्यादा है नहीं, बस अपना आप इतना याद रखो, 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 चीजें आप याद रख लो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स जो जटिल स्थायी ऊतक है उसकी अपन बात कर लेंगे। तो इसके अंदर कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? भाई जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम जो है वो कितने प्रकार का होता है? आप तो बोलोगे कि यार प्रकार ही बता रहा है तो, लेकिन एक बार समझ लोगे ना, ये जो चीज समझ लोगे, उसकी मैं आप एक एक चीज पढ़ाता ना तो वो बहुत लंबा हो जाता, टाइम नहीं है इतना अपने पास। तो एक बार ये फ्लो चार्ट समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आ गया आपको। तो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा आपको। फ्लोएम की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप, इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, प्रकार नहीं बोल सकते अपन। जाइलम के अंदर 4 चीजों से मिलकर जाइलम बना हुआ होता है, और जो फ्लोएम है वो भी 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वो चीज कौन सी है वो अपन आगे देखेंगे। चलो जी, एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो ऊतक मैंने आपको बता दिया, ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं का समूह क्या होता है? ऊतक होता है। ठीक है, फिर बात करें अपन ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ टिश्यूज की बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यूज के अंदर 2 टाइप के होते हैं। एक प्लांट टिश्यू जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और एक एनिमल टिश्यू जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और आपको ये तो बात पता ही होगी कि जो इंसान है, जो आदमी है, जो मानव है, वो किसके अंदर आता है? वो आता है एनिमल के अंदर। ठीक है, प्लांट टिश्यू पादप ऊतक बोल देंगे और एनिमल टिश्यू को जंतु ऊतक बोल देंगे। जंतु ऊतक की बात करेंगे बाद में अपन, जो एनिमल टिश्यू है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन बात करेंगे सिर्फ प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभज्योतकी ऊतक। और परमानेंट टिश्यू हो गया आपका स्थायी ऊतक। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। 3 प्रकार के हो गए आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं अपन परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब साधारण स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो साधारण जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, जो साधारण स्थायी ऊतक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से वाले? मामा वाले, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर अपन आगे बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, 4 चीजों से। और जो फ्लोएम है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वो चीजें कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह आपको समझ में आ गया होगा तो आपका पादप ऊतक मतलब प्लांट टिश्यू आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन थोड़ी थोड़ी बातें अपन आगे पढ़ लेंगे। ये आ गया अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है वो अपन बात कर लेंगे। चलो जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके अंदर एक योग्यता होती है।
एक योग्यता होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है? विभज्योतिकी ऊतक बोला जाता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या है? एक योग्यता होती है। क्या योग्यता होती है? ये बार बार डिवाइड करता है। डिवाइड मतलब आपको मैं समझाऊं, ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, ठीक है। ये क्या करेगी? ये इसके अंदर डिवीजन होगा, ठीक है, भाग होगा, ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होगा और ये क्या हो जाएगी? दो में कन्वर्ट हो जाएगी, दो के अंदर बदल जाएगी। इसके अंदर भी होगा और ये बन जाएगी। तो ऐसे ये क्या करता है? ये डिवाइड करता रहता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवाइड करता रहता है, इसके अंदर एबिलिटी है। और इसी टिश्यू की वजह से, ठीक है, ये बार बार डिवाइड करता है, तो इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ आप सब समझते हो, ग्रोथ अपन बोलचाल में लेते हैं यार, तो ग्रोथ आप सब समझते हो कि ग्रोथ मतलब उसका मतलब उसकी हाइट बढ़ना, उसका जो मोटाई बढ़नी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर ग्रोथ के अंदर ही आती हैं। तो ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और वो ग्रोथ होती क्यों है? क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं जो हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, वो लगातार विभाजित होती रहती हैं, बार बार वो डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होते हैं? ग्रोथ होती है। तो इसके अंदर क्या गुण है? एक तो एबिलिटी टू डिवाइड, ये कि सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड ग्रोथ टू प्लांट, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड कराता है, मतलब क्या देता है, क्या प्रदान करता है पौधों को? ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ प्रदान करता है। और ग्रोथ किसकी वजह से होती है? क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं, जो कोशिका हैं, वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब वो उनके काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, और इस डायग्राम, ये जो चित्र है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। तो एपिकल मेरिस्टम है ना, एपिकल मेरिस्टम जो है वो कहां पाया जाता है? ए फॉर एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल, ठीक है, एपिकल और ऊपर, ठीक है, दोनों मिलते जुलते से लग रहे हैं ना आपको। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल और ऊपर, तो जो ऊपर की तरफ है, वैसे तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताता कि ए फॉर एपिकल और ए फॉर अपेक्स, ठीक है। तो अपेक्स किसको बोलते हैं? ऊपर की तरफ जो आता है उसको अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर हिंदी में भी समझना चाह रहे हो तो ऊपर और एपिकल दोनों थोड़े से मिलते जुलते से शब्द लग रहे हैं आपको। तो जो एपिकल मेरिस्टम वो कहां जाता है, क्या पाया जाता है पौधे के अंदर? ऊपर की तरफ पाया जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? एपिकल मेरिस्टम है इसके अंदर। तो जो ऊपर की जो ग्रोथ होगी, जो लंबाई जो होगी पौधे की, वो किसकी वजह से होगी? एपिकल मेरिस्टम की वजह से क्या होगी? लंबाई होगी पौधे की। चलो जी, अच्छी बात है। अब बात करेंगे अपन इंटरकैलरी मेरिस्टम की। तो आज के बाद आपको पता लग गया कि कोई पौधा नहीं बढ़ रहा है ना, तो उसका क्या दिक्कत होगी? उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम के अंदर दिक्कत है उसके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम की। इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करें तो देखो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर ये एक निकल रहा है, यहां पर ये एक डाली निकल रही है, आप डाली मान लो इसको। यहां पर ये एक डाली निकल रही है, यहां पर ये एक डाली निकल रही है, और ये पौधा है अपना कोई भी, ठीक है। अब ये जो डाली यहां से निकल रही है ना, ये जो डाली यहां से निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? जहां से ये निकलती है ना उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, नोड, ठीक है। जहां से डाली निकलती है उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और यहां से भी एक डाली निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? नोड बोल देंगे। अच्छी बात है, समझ आ गई अपन को। जहां से डाली निकलेगी उसको नोड बोल दिया। और दो डालियों के बीच में जो जगह होती है, मतलब दो नोड के बीच में जगह होती है, उसको क्या बोल देंगे अपन? मतलब ये वाली जो जगह है इसको क्या बोल देंगे अपन? इंटरनोड। इंटरनोड। नहीं समझ आई बात है? वापस सुन लो। दो डालियों के बीच में की जगह है उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरनोड बोल देंगे। वापस एक बार डायग्राम मैं बना लेता हूं। ये कोई एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है। यहां से इस पौधे से डाली निकल रही है, चलो जी निकाल दी डाली। जहां से ये डाली निकलती है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना यहां से, इसको क्या बोलेंगे अपन? नोड बोल देंगे। अच्छी बात है भैया। यहां से भी एक डाली निकल रही है, और जहां से ये डाली निकलती है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और बीच में जो ये जगह बच गई आपकी, बीच में जो आपकी ये जो जगह बच गई, ये वाली, इसको क्या बोल देंगे अपन? इंटरनोड बोल देंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है, ये आप समझ चुके हो। ये तो बात हो गई। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है?
एपिकल मेरिस्टम आपको पता लग गया कि ऊपर वाली जो लंबाई है, लंबाई जो बढ़ाने में काम कौन करता है, आपका इंटरकैलरी सॉरी एपिकल मेरिस्टम काम करता है लंबाई बढ़ाने के लिए ऊपर की तरफ। जो ऊपर जो नई नई जो पत्तियां आती रहती हैं पौधे के अंदर, वो किसकी वजह से आती हैं, एपिकल मेरिस्टम की वजह से आती हैं। तो भैया अभी इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इसका काम क्या है, इसका काम आपको मैं बता देता हूं। ये जो दो नोड के बीच में, वो तो ऊपर हाइट बढ़ती गई एपिकल मेरिस्टम की वजह से, अगर यहां पर ये दो इंटरनोड की साइज नहीं बढ़ेगी तो ये दोनों तो एक जगह पर नहीं आ जाएंगे क्या। देखो अगर ये इस डाली के बीच में और इस डाली के बीच में ये जगह नहीं होगी, ये जगह नहीं होगी ना, ये बीच वाली जो जगह है अगर ये नहीं होगी तो ये दोनों डालियां आपस में एक जगह नहीं आ जाएंगी क्या, आ जाएंगी ना, दोनों नोड एक जगह आ जाएंगी। तो ये जो स्पेस बनाती है ना, ये जो बीच में जो जगह बनाती है, वो कौन बनाती है, ये आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टम बनाती है। ये वाली जो बीच में जो ग्रोथ करवाती है ना, ये कौन करवाती है, आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टम करवाती है। ये मेरे ख्याल से अब आपको शायद समझ आ चुका है, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि दो डालियों के बीच में जो जगह बनती है ना, आप इसको ऐसे समझो, दो डालियां हैं उनके बीच में जो जगह बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन। देखो आप कोई भी पौधा देख लेना कि दो डाली हैं उनके बीच में जगह आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि यहां से एक डाली स्टार्ट हो रही है, दूसरी भी ऐसे हो रही है, तीसरी भी ऐसे हो रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दो डालियों के बीच में ऑलमोस्ट जगह आपको देखने के लिए मिलती है। दो के बीच में नहीं है तो तीन के बीच में तो आपको मिलेगी। तो वो किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होती है। और आपने एक चीज देखी होगी, जो गाय भैंस बकरी ये जो है ये घास चरती हैं, ठीक है। आपने जोड़ में खोल दिया इनको और फिर ये घास चरती हैं, और लेकिन वो घास थोड़े दिन बाद में अगर बारिश आ रही है तो वो वापस वैसा का वैसा हो जाता है, ठीक है, वापस उसको फूट जाता है, ठीक है। आप अपनी भाषा में बोले तो वापस फूट जाता है वो, ठीक है। तो मतलब वापस वैसा का वैसा हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है। या फिर अपना वो देख लो कि जो भैंस वाला जो आप बाजरा जो आप बोते हो, ठीक है, जो आप काटते हो और फिर वो गाय भैंसों को खिलाते हो, तो वो काटने के बाद में वापस उसकी ग्रोथ हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। आपने एक बार काट लिया उसको, उस बाजरे को काट लिया, लेकिन वो रीजिका भी आप देख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो वो रीजिका है वो भी वापस ग्रोथ कर जाता है, वैसे बाजरा है वो भी ग्रोथ कर जाता है। एक बार काटने के बाद वो ग्रोथ कर जाता है। तो आप बोलते हो अपनी भाषा में कि वापस फूटे हो, ठीक है। तो वो वापस क्यों फूटता है, वापस इसीलिए फूटता है क्योंकि उसमें क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से वो वापस ग्रोथ करने लगता है। अब बात कर लेते हैं अपन लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल मेरिस्टम की, एपिकल मेरिस्टम उसकी हाइट बढ़ाएगा। और मैं आपको नॉर्मल अपनी भाषा में बता दूं क्योंकि आप सारे राजस्थान के ही हो, तो वापस जो कोई भी बाजरा है, आपका रीजका है, वो कोई भी घास है, वो वापस क्यों फूटता है, ठीक है। वापस क्यों फूटे हो, क्या नहीं फूटे हो, वो वापस इलिए फूटे है क्योंकि मैंने वो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है भी के अंदर, ठीक है। तो भी कारण वो फूट के आ गो वापस, तो यहाँ भी की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब बात करेंगे आप लेटरल मेरिस्टम की। तो लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, ये गिर्थ बढ़ाता है। गिर्थ का मतलब क्या हो गया कि कोई प्लांट है उसकी जो पेडी है ना, पेडी, ठीक है, बी की मोटाई ने, पेडी की मोटाई ने कौन बढ़ावा, वो जो लेटरल मेरिस्टम है ना, वो की पेडी ने बढ़ाओ, ठीक है। देखो कोई पौधे लगाए होते, नॉर्मल मारवाड़ी भाषा में बता दो थाना में, कोई भी पौधे लगाए होते और अभी ने नीम को पौधो लगा दियो, तो वो जब लगाए हो छोटो सो लगाए हो, जब वो बी की जो पेडी बी जो तनु हो बी की अति मोटाई बी की, लेकिन जब वो बढ़े हो ना, जब बी की अति अतो मोटो हो, वो क्या किया हो, वो लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट हो बी के अंदर, इलिए वो को। तो मैं थाने एग्जांपल दे के बता रहे हूँ। एपिकल जो मेरिस्टम है ना, वो क्या के बढ़ाओगे, बी की लंबाई बढ़ाओगे, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करेगो, थारा बाजरो रीज को वापस क्यों फूटा हुआ है, वो इलिए फूटा हुआ है क्योंकि अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। एक बार ते काट दियो लेकिन वो मजा थोड़ी ना आवे के अंदर, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम है। कोई दूसरा भोजन काट के बता देते कि वापस फूटा होगा, वो कौन फूटा है यहाँ, अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगी ना, वो ही फूटा गो। लेटरल मेरिस्टम के काम आवेगी, पेडी की जो है बी की साइज बढ़ाने का काम आवेगी, ठीक है। तो जगह के अंदर लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, बी की साइज बढ़ती जाएगी। तो कोई पौधो जो जब बचपन में आप छोटो सो लगावा, बड्डो हो गए वो जो पेड़ बन जा बड्डो, तो जब भी पेडी की जो साइज है बड्डी क्यों जावे, क्योंकि अंदर लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है। अब समझ में आ गई होगी, भाषा में थारी भाषा में बता दी। चलो अब आगे बात करेंगे आप सिंपल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपन ने पढ़ लिया, अब बात करेंगे अपन सिंपल टिश्यू की, ठीक है। सिंपल टिश्यू भी कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, साधारण आपका स्थायी ऊतक की बात करेंगे, ठीक है।
या फिर सरल ऊतक, साधारण ऊतक, सरल ऊतक, ठीक है। सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पेरेन्काइमा मामा वाले हैं ये सारे, तो पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है जी। पेरेन्काइमा जो है इसको बोलते हैं मृदूतक, ठीक है, तो मृदूतक, ठीक है। तो पेरेन्काइमा याद कर लो भाई, ये भी कोई आसान वर्ड तो है नहीं, तो इसको पेरेन्काइमा को आप याद कर लो। पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, काम क्या होता है इनके वो देख लेते हैं एक बार अपन। जो पेरेन्काइमा है वो किस काम आता है? फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। अब ऐसा नहीं कि फ्रीज है, फ्रीज नहीं है उनका, ये फ्रीज तो अपने पास होते हैं जिनके अंदर आप 2-2 दिन तक सब्जियां रख देते हो और उसके बाद खिलाते हो, वो नहीं है ये। पेरेन्काइमा क्या है? जो फूड स्टोरेज का मतलब है फूड स्टार्च को स्टोरेज करता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स है जो पौधे होते हैं, उनके अंदर फूड क्या होता है, खाना क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। खाने को क्या बोलते हैं? स्टार्च। और स्टार्च वर्ड जो 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 मोटे हो गए और जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगे कि हाँ हाउ टू स्लिम, वो वाली वीडियो देखी होंगी, उनको पता है स्टार्च क्या होता है, ठीक है। वो बताते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। बाकी नॉर्मल आम भाषा में भी आप बोलते रहते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, ये वाले। तो वो जो स्टार्च होता है ना, वो कौन स्टोर करता है? पेरेन्काइमा स्टोर करती है। वो फूड होता है प्लांट्स का, जो है वो खाना होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि आलू के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, तो वो स्टार्च जो है उसका जो फूड स्टोरेज का काम कौन करता है? उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, जो प्लांट है ना, प्लांट, उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी तो चाहिए, सपोर्ट भी तो चाहिए खड़ा रहने के लिए, वरना तो वो गिर जाएगा। उसको खड़ा रहने के लिए भी सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट कौन देता है? पेरेन्काइमा सपोर्ट देने का भी काम करता है। देखो पेरेन्काइमा के क्या क्या काम हो गए? एक काम तो हो गया इसका फूड स्टोरेज का काम हो गया, मतलब ये क्या करेगा? खाने को अपने पास रखेगा, मतलब एज ए फ्रीज का काम करेगा, ठीक है, स्टोरेज का काम है इसका। और फूड स्टोरेज, फूड क्या होता है इनके अंदर? स्टार्च होती है, चलो जी अच्छी बात है। फिर बात करें मैकेनिकल सपोर्ट, तो जो पेरेन्काइमा वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, और भी अच्छी बात है। लिविंग सेल, ठीक है, पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग सेल होती हैं, जीवित सेल होती हैं। पेरेन्काइमा क्या है? टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल है वो कैसी प्रेजेंट है? इसके अंदर जो कोशिका है वो कैसी है? जीवित है, ठीक है, वो जिंदा हालत में है, वो बढ़िया अपना काम कर रही हैं, चलो अच्छी बात है। फिर बात करेंगे अपन कोलनकाइमा की, ध्यान से समझना ये बातें। फिर बात करेंगे अपन कोलनकाइमा की, तो कोलनकाइमा जो होता है वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये कोई नया वर्ड नहीं है आप सबके लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने वो हमेशा करते हो कि हाँ कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने वो तो किया ही होगा, सबने कर रखा होगा कि पैर खोलने होते हैं पूरे, ठीक है, पैर खोल के देखे ना सारे कि नीचे बैठ जाओ पैर खोल के, नहीं बैठा गया होगा, तो वो फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है यार, छोड़ो, कोई कर दे थोड़ी सी भी यहाँ उल्टी सीधी हरकत कर दे, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि जो पेड़ है, बहुत हवा चल रही है, आंधी आ रही है बढ़िया वाली, ठीक है, आंधी आ रही है और उसके बाद में भी वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे आंधी आ रही है, इस साइड से आंधी आ रही है, तो पेड़ क्या करेगा? इस साइड झुक जाएगा ऐसे, ठीक है, जो हवा के साथ ऐसे झुक जाएगा, लेकिन वो टूटता नहीं है। कुछ टूटते हैं आंधी के अंदर, सारे थोड़ा टूटते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो नहीं टूटता, कि उसके अंदर झुकाव हो जाता है, ठीक है। तो वो झुकाव हो जाता है किस कारण? फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलनकाइमा देता है, चलो जी अच्छी बात है। पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया जी क्या होता है। पेरेन्काइमा किस काम आता है? पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज, और फूड क्या होता है इनके अंदर? स्टार्च, चलो। मैकेनिकल सपोर्ट देता है पेरेन्काइमा, चलो जी अच्छी बात है। लिविंग सेल होती हैं पेरेन्काइमा के अंदर, जो कोशिका होती हैं वो कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। फिर बात करें अपन कोलनकाइमा की, तो कोलनकाइमा क्या होता है, क्या करता है कोलनकाइमा? फ्लेक्सिबिलिटी देता है पौधे को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, आंधी सूटो आगो, तो जब क्या होगा? आंधी सूटो आयो, वो जो आंधी के सागा बी साइड में मुड़ जागो, टूटे को नहीं, ठीक है। तो सारा पौधा कौन टूटा करी आंधी के अंदर, ठीक है। तो एक जो आवाजें चाली थे देखी होगा आंधी के अंदर, जो पौधो है, वो जो पेड़ है, वो आंधी के सागे भी हवा के सागे ही मुड़ जागो, तो वो मुड़न की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वह कड़े से आई बाई कोलनकाइमा से, ठीक है। तो कोलनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चलो जी अच्छी बात है। कोलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, खड़े रहने में भी काम में आता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, सपोर्ट भी देता है किसको? पेड़ को, चलो। लिविंग सेल होती है, इसकी भी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? इसकी जो कोशिका है कोलनकाइमा की, वो भी जीवित होती हैं। अब
आप सोचोगे कि यार सबकी जीवित ही होती होंगी, या ये अलग से क्यों बता रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ये तो अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर वो डेड भी होती हैं, ठीक है। तो वो आगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ डेड कौन से में होती है। तो ये अभी याद रख लो, पेरेन्काइमा की जो कोशिका होती है वो जीवित होती हैं, कोलनकाइमा की जो कोशिका होती है वो भी जीवित होती हैं। और जो इसकी जो सेल वॉल वो किससे बनी हुई होती है? सेल वॉल किसको बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, सेल वॉल को। तो सेल कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, ठीक है। तो सेल आपको समझ में आ गया, कोशिका है, वॉल आप सबको पता है क्या होती है, वॉल दीवार को बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, ये आपकी कोशिका है, इसके जो बाहर जो आपकी जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जो प्रेजेंट होती है, दीवार प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और वो जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई होती है? वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। चलो जी, फिर बात कर लेंगे अपन स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हार्डनेस एंड स्टिफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये आप ध्यान में रख लो, हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। अब ये देख लो आप, बीज जो होते हैं ना, बीज, ठीक है, बीज जो होते हैं, कोई भी बीज देख लो आप, ठीक है, बीज, उसके अंदर जो क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है। तो वो हार्डनेस किसकी वजह से आती है? वो किसकी वजह से आती है? आपका जो स्क्लेरेन्काइमा उसकी वजह से आती है, ठीक है। आपके जो नट्स हो गए, तो वो हार्ड क्यों है? नट्स जो है वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है। स्क्लेरेन्काइमा की वजह से वो क्या है? कठोर है। चलो जी, समझ आ गया होगा आपको। डेड सेल के अंदर, डेड सेल होती है इसकी, मैंने अभी आपको बताया ना, लिविंग में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो स्क्लेरेन्काइमा, ये इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं, बिल्कुल जीवित नहीं है, बिल्कुल आराम से मस्त मरता हूं, वो डेड है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा मैंने आपको बता दिया जी, लिविंग सेल होती है। किस काम आता है पेरेन्काइमा? क्या करता है? फूड स्टोरेज। और प्लांट्स के अंदर फूड क्या होता है? स्टार्च होता है, उसको क्या करता है? स्टोर करता है। अपने यहाँ क्या स्टोर किसके अंदर करते हैं अपन? फ्रिज के अंदर खाना रख देते हैं। तो यहां पर स्टोरेज का काम कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है। चलो जी, और क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलो जी, अच्छी बात है। कोलनकाइमा मैंने आपको बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग सेल होती है इसकी। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा की बात कर ली अपन ने कि ये हार्डनेस देता है, क्या जो बीज है वो कठोर होता है, नट्स काफी कठोर होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होते हैं। और ये डेड सेल होती हैं। चलो फिर चलते हैं अपन आगे, चलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं अपन। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ गया आपका, उसकी अपन बात करते हैं। सिंपल परमानेंट अपन ने पढ़ लिया, देखो उसी फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, जो मैंने आपको बताया, अगर वो आपको याद हो गया, उसी के बाद अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आपका, वो कितने प्रकार का होता है? मैंने आपको बता दिया था, 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या होता है उसकी अपन बात कर लेंगे, थोड़ी फ्लोएम की बात कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम है वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, और फ्लोएम भी 4 चीजों से मिलकर बना हुआ था। तो उन चारों चीजों की अपन थोड़ी बात कर लेंगे। फिर अपना पादप ऊतक कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। चलो जी, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? वाटर और मिनरल। और मेरे को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है हिंदी में कि वाटर क्या होता है और मिनरल क्या होता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इतना सबको पता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। तो जाइलम का काम क्या है? पानी और जो खनिज जो हैं, जो मिनरल्स जो हैं, उनको एक जगह से वो दूसरी जगह लेकर जाएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। और ये कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता क्या है? एक ही डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे, एक ही दिशा के अंदर लेके जाएंगे। और आप सबको पता है कि पौधों के अंदर पानी कहां से लेते हैं? वो जड़ों से लेते हैं। और जो आपके जो खनिज है, जो मिनरल्स हैं, आप जो खाद डालते हो, जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो कहां से लेते हैं? वो जड़ों से लेते हैं। ऐसे थोड़े ना पत्ते लेते हैं, पत्ते कौन से के लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। तो आपके जो जड़ हैं वहां से पानी लिया जाता है पौधे के अंदर, और वहीं से आपके मिनरल्स आते हैं। और वो मिनरल्स का मैंने आपको बता दिया, एक ही दिशा के अंदर जाएंगे। तो वो दिशा कौन सी होगी? ऊपर की तरफ जाएंगे वो सारे की सारे। बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया होगा आपको कि रूट्स जो हैं, आपकी जो जड़ें हैं, वहां से पानी आया, पानी लिया जड़ों ने। और यहां पर ये पत्ते हैं इसके, ये प्लांट है अपना, इसके ये पत्ते हैं। तो जड़ों से जो पानी है, जड़ों ने पानी और जो मिनरल्स है वो लिया, और वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वापस नीचे आने की जरूरत है क्या? वापस नीचे आने की जरूरत है क्या पानी और मिनरल्स को?
क्यों आएगा? जड़ों के पास पहले से पानी है, वहीं से तो जा रहा है, उसको क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना, तो वो एक ही तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जाइलम का काम क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो पहली जगह कौन सी होगी? जड़ों से लेकर वो ऊपर तरफ पत्तियों तक लेके जाते हैं, ठीक है। जो पत्ती होगी, जो ऊपर की जो डालियां होगी, वहां लेके जाते हैं क्या? पानी और मिनरल्स। अब बात कर लेंगे अपन फ्लोएम की। फ्लोएम क्या बला है भैया? तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ये। जाइलम पानी और मिनरल लेके जाएगा और फ्लोएम क्या लेके जाएगा? फूड लेके जाएगा। और फूड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लांट्स के अंदर फूड क्या होता है? स्टार्च होती है। चलो जी, अच्छी बात है। स्टार्च क्या होती है? फूड होती है प्लांट्स के अंदर। तो उसको लेके कौन जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा, ठीक है। तो जो ये इसका कैसा मूवमेंट होता है, मतलब ये लेके किस दिशा में काम करता है? ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में काम करता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो जाइलम है वो पानी और मिनरल कैसे लेके जाएंगे? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन जो फ्लोएम है वो दोनों दिशाओं में काम करेगा। कैसे करेगा? उसकी मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देके बताता हूं। पत्तियों ने खाना बना लिया, पत्ती जो है उन्होंने खाना बना लिया, लीव्स जो है, ठीक है, जो पत्तियां लगी होती हैं पेड़ पे, उन्होंने वो खाना बनाती हैं। और वो खाना वहां से बनकर कहाँ आएगा? जड़ों में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये दिशा हो गई आने की, ठीक है, एक डायरेक्शन ये हो गई आने की। अब जड़ों में वो आ गया, ठीक है, जड़ों में वो आ गया और जड़ों में वो स्टोर हो जाता है, जड़ों के अंदर वो स्टोर कर लेती हैं जड़ें उसको। और जब आपने देखा होगा, जब सर्दी का मौसम आता है, ठीक है, जो सर्दी वाला मौसम आता है, तब पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं और अपने यहाँ पर छांग भी देते हैं उनको, ठीक है, छांग दे कटवा देते हैं ना ऊपर से, तो वो छांग देते हैं उनको। तो फिर ऊपर पत्तियां हैं नहीं, तो खाना कौन बनाएगा? कैसे जिंदा रहेगा पेड़? तो वो कहां से खाना कहां से आता है? जो जड़ें जो खाना स्टोर कर लेती हैं, जड़ें जो खाना स्टोर कर लेती हैं, वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर जो डालियां हैं वो जिंदा रहें उनकी तरफ जाने लग जाता है। तो ये क्या होगी? दो दिशा होगी ना। एक दिशा कौन सी होगी? जब अच्छी भली बारिश आ रही है, अच्छी भली पत्तियां लगी हुई हैं पौधे पर, पेड़ पर, और तब वो खाना बना रही हैं, पत्तियां बढ़िया खाना बना रही हैं, तो वो खाना आएगा कि कहां आएगा? जड़ों की तरफ आ जाएगा वो खाना। एक दिशा ये हो गई। और जब सर्दी आई, पत्तियां झड़ गई और आपने भी उनके ऊपर से कटवा दी, डालियां कटवा दी, तो सारी पत्तियां आपने कटवा दी, तो अब खाना को कहां से बनेगा? खाना आ जाएगा नीचे, जड़ों ने जो खाना स्टोर कर रखा है ना, वो खाना ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक डायरेक्शन ये होगी, तो दो डायरेक्शन होगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये बाई डायरेक्शनल काम करता है। फ्लोएम जो है वो कैसे काम करता है? बाई डायरेक्शनल काम करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जाइलम की मैंने आपको बताई थी कि 4 चीजें मिलकर जाइलम बनाती हैं। वो 4 चीजें क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन फ्लोएम की बात कर लेंगे। तो जाइलम के अंदर एक होता है ट्रेकिड होता है, एक होता है वेसल होती है, एक होता है जाइलम पेरेनकाइमा होती है, एक जाइलम फाइबर होती है। बस नाम याद कर लो आप, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना जितना आता है उतनी अपन बातें करेंगे। तो जाइलम के अंदर एक होता है ट्रेकिड, देख ध्यान में रखना, ट्रेकिड। एक होती है वेसल, एक होती है जाइलम पेरेनकाइमा, एक होती है जाइलम फाइबर। नाम याद रख लेना। ट्रेकिड थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कैसा होता है। डेड सेल्स होती है ट्रेकिड और वेसल के अंदर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसे होते हैं। जो ट्रेकिड और वेसल वो कैसे होता है? ट्यूब जैसे होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल, मैंने आपको जाइलम के ही पार्ट है, ठीक है। तो जाइलम काम क्या करता है? वाटर और मिनरल लेके जाता है, तो उसी के पार्ट है, तो इनका काम क्या है? वाटर और मिनरल को लेके जाना। जाइलम पेरेनकाइमा का काम क्या है? खाना स्टोर कर लेती है। पेरेनकाइमा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या काम करती है, वो खाना स्टोर करती है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? जाइलम पेरेनकाइमा है, तो पेरेनकाइमा ही ना, तो क्या करेगी? खाना स्टोर करेगी। और खाना इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर खाना होता है भैया स्टार्च। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है? फाइबर क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये अपने जाइलम की बात कर ली। अब बात कर लेंगे अपन फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर भी 4 चीजें हैं। एक होता है सिव ट्यूब का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड शुगर, ठीक है। न्यूट्रिएंट आपको पता ही है क्या होते हैं, और शुगर किसको बोलते हैं? स्टार्च जो है वो शुगर ही होती है, ठीक है। तो जो स्टार्च है वो क्या है? शुगर ही होती है। तो स्टार्च को शुगर बोलते हैं, या शुगर बोल दो, स्टार्च बोल दो, ठीक है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या है? सिव ट्यूब का काम है। कंपेनियन सेल क्या करती है? कंपेनियन सेल इसके चिपकी हुई होती है, सिव ट्यूब के चिपकी हुई होती है। कंपेनियन का हिंदी में मतलब होता है कंपेनियन का दोस्त, ठीक है। तो दोस्त क्या करता है? हमेशा चिपका हुआ रहता है। अगर सच्चा दोस्त है तो वो अपने क्या काम करता है? अपने जिंदगी है ना, एक दोस्त के बिना अधूरी रहती है, ठीक है। कोई काम कोई करे तो कोई काम का वायला को नहीं, कोई तो, लेकिन कुछ एक ठीक निकला में। तो कंपेनियन जो दोस्त जो है, ठीक है, आपको इसको अपने ऐसे चलते हैं कि ये अपनी फिल्मों वाली जिंदगी है, अपनी वाली जिंदगी नहीं, फिल्मों वाली जिंदगी है। तो फिल्मों में दोस्त कैसे होते हैं कि वो एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं, वो वाले।
तो जो कंपेनियन है वो क्या करता है, कंपेनियन सेल क्या करता है, सिव ट्यूब सेल, इसको सिव ट्यूब को है जिंदा रखने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन में अगर आ सकता है ये वाला कि सिव ट्यूब जो है उसको जीवित कौन रखता है, कंपेनियन सेल, ठीक है। और सिव ट्यूब के सारे काम काज कौन देखता है, कंपेनियन सेल, समझ जाओगे। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये क्या करते हैं, फाइबर क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इसको। और फ्लोएम पेरेनकाइमा की बात करें, पेरेनकाइमा वापस आ गया, पेरेनकाइमा क्या काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, तो वही लगा देना, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। स्टार्च क्या हो गया, फूड होता है, और प्रोटीन क्या होगी, प्रोटीन आप जानते हो क्या होते हैं, तो उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका प्लांट टिश्यू। तो ये अपना प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक जो है अपना वो कंप्लीट हो चुका है। एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक की बात अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। ये अपनी पहली क्लास थी जो आरपीएससी से रिलेटेड, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड पहली क्लास थी। तो कुछ भी कमी है, कुछ भी आपको ये लगा कि हाँ यार हिंदी में थोड़ा सा और होना चाहिए था, थोड़े नोट्स वैसे होने चाहिए थे कि हाँ ये इसकी ये परिभाषा है, इसको ये ऊतक कहलाता है, ऐसे टाइप की मतलब जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज में होना चाहिए था। तो अगर आपको वैसा लग रहा है तो कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। बाकी कुछ भी आपको डाउट वगैरह हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को मैसेज कर लीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत है और कुछ भी चाहिए आपको तो मेरे को मैसेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार वीडियो के देखने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। तो इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर। आपकी जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की उसके अंदर जो जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बेसिक से आते हैं, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना आप समझ लोगे काफी है। प्लांट टिश्यू अपना कंप्लीट हो चुका है। एनिमल टिश्यू की अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अपने जो मित्र हैं, आपके जो परिवार वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।